भीड़ का अंदाजा तो अब गिनती तो लगाई नहीं जा सकती। अब हमारे बहुत सारे साथी जिनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दे की तो बात करता ही नहीं। कर्मचारी सरकार की रीढ़ होता है, जिसका पूरा पूरा बेनिफिट उन पूंजीपतियों को होता है जिनकी कंपनियों में पैसा निवेश होता है, उसे वापसी की गारंटी नहीं थी। कोई भी रैली होती है उसमें सरकार के जो यूनिट होती है, LIU होती है, IB होती है, एक तरह से रिपोर्ट देती है सरकार को। और आप लोगों की भी कुछ रिपोर्ट होती है कि भाई LIU के बीच में आपके आदमी होंगे कि किस तरह की उन्होंने रिपोर्ट दी, सरकार ने इस विशाल धरने को लेके क्या सोचा, क्या इम्पैक्ट आया। कुछ आप लोग इस बारे में बता पाएंगे कि कल की रैली को लेके किस तरह की बातें हो रही हैं सरकार के भीतर? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की मैं हमारे जितने भी साथी हैं पिछले 15 दिनों से, चाहे IB है, चाहे इंटेलिजेंस है, चाहे CID है सरकार की, वो लगातार इतनी सक्रिय थी कि हमारे ब्लॉक पदाधिकारी तक भी उन्होंने फोन कर करके आंकड़े जुटाने की कोशिश की है। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई प्रशासन के साथ तो हमने कहा था कि देखिए, हम हमारे पदाधिकारियों की संख्या आपको बता सकते हैं, लेकिन आम जो कर्मचारी जो OPS चाहता है, जो अपने मन से आना चाह रहे हैं, जिनसे हमने संपर्क भी नहीं किया, वो भी हमारे ऊपर विश्वास, हमारे तरफ एक आशा भरी नजर से हमारी तरफ देखता है, तो निश्चित तौर पर वो अपनी मर्जी से आएगा। और आपने कल देखा होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो सह परिवार आए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बहुत सारी बहनें हैं जो अपने आप अपनी मर्जी से यहाँ पर पहुंची हैं। कोई 2 दिन पहले यहाँ पर दिल्ली में आकर आ गया, कोई बहुत दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसको 3 दिन पहले ट्रेन पकड़नी पड़ी यहाँ पर पहुंचने के लिए। तो निश्चित तौर पर वो इन आंकड़ों को जुटाना IB के लिए भी मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल ही काम है। और सरकार को तो पहले से इस चीज का आभास था। जो मुझे लगा कि प्रशासन के ऊपर दबाव था, प्रशासन हमारे ऊपर जितना दबाव हमारे ऊपर दबाव डाल रहा था, निश्चित तौर पर मुझे आभास था कि सरकार को इस बात का आभास है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या जुटेगी और उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने कई तरह के पहले हमारे ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश की, फिर बाद में जैसे कि आप स्क्रीन पे दिखा भी रहे हो, ये मेरी वीडियो काफी वायरल हो रही है कि मुझे वहां पर बैठा के डिटेन करके रखा और फिर काफी लंबी प्रक्रिया के बाद रात को 10 बजे मुझे घर जाने दिया। तो ये इस दबाव से, और मैं एक बात कहूंगा सरकार से भी, प्रशासन से भी, इस तरह की दबाव से कभी भी आंदोलन नहीं रुका करते। मैं अगर आप कभी हरियाणा के आंदोलन को देखोगे तो हरियाणा में 19 फरवरी 2023 को हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, जहां हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाई गई थी, जहां हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई थी और इससे भी आगे बढ़कर हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। वहां तब भी कर्मचारी पीछे नहीं हटा था और मुख्यमंत्री जी को बात करके कमेटी का गठन करना पड़ा था इस मुद्दे के ऊपर। तो मैं यही बात कहूंगा, चाहे आप जेलों में डालो, चाहे आप मुकदमे दर्ज करो, चाहे आप हमारे ऊपर लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले चलाओ, कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा। इससे बेहतर रास्ता ये है कि इस तरह के हथकंडे अपनाने की बजाय आप एक वार्ता का विकल्प खोलिए, आप वार्ता कीजिए। निश्चित तौर पर आपके कर्मचारी हैं, आपके नियमों में बंधे हुए कर्मचारी हैं, आपसे बात करेंगे। और हम तो पहले दिन से कहते हैं कि आप बड़े से बड़े अपने अर्थशास्त्री को बैठाइए, बड़े से बड़े वित्त विभाग के अधिकारी को बैठाइए, हम हर उनके सवाल का जवाब देंगे और अपने जो आंकड़े हैं उनके सामने रखेंगे। अगर हमारे आंकड़े गलत हों तो निश्चित तौर पर उसको झुठलाकर फिर NPS UPS की वो बात कर सकते हैं, लेकिन बिना बात किए, बिना किसी चर्चा के जबरदस्ती किसी बाजार आधारित पूंजीवादी व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपना ये किसी भी तरह से न्यायपूर्ण नहीं है। धारीवाल जी, मुझे एक चीज बताइए, हर आंदोलन की, हर प्रदर्शन की एक टाइमिंग होती है। अब आपकी टाइमिंग मुझे समझ ही नहीं आई कि इस टाइम ऐसे सरकार, मतलब ना तो चुनाव है, अगर बिहार चुनाव से पहले कर दे तो चलो मानते भी कि सरकार थोड़ा सुन भी लेती, भाई ये लोग कुछ करें। इस टाइमिंग का मुझे जवाब दे दीजिए, आखिर क्यों? अनिल जी, मैं एक बात कहूंगा, देखिए, जब OPS कुछ साल पहले अगर मैं बात करूं, जब तक हमने NMOPS का और पेंशन वाली संघर्ष समिति का गठन नहीं किया था, उससे पहले OPS का मुद्दा था ही नहीं किसी के जहन में। कर्मचारी, नए कर्मचारी लगे थे, वो उनको तब तक इनकी ना तो उन्होंने इसके ऊपर मूल्यांकन किया था, लेकिन जब हमारे कर्मचारी रिटायर हुए, हमने पॉलिसी को पढ़ा, उसका मूल्यांकन किया, तो हमें इसकी कमियों का पता चला और हमने साथियों को एकजुट करना शुरू किया। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हर विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा बना रहा है OPS, हर लोकसभा के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बना है। इसलिए शायद आपको ये लगता होगा कि एक चुनावी मुद्दा है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कर्मचारियों के भविष्य का मुद्दा है। चाहे सरकार कोई भी बने, मांग तो सरकार से की जाएगी। जब सरकार मांग पूरी नहीं करती तो लोकतंत्र के अंदर दूसरा विकल्प आता है विपक्ष,
कि जब सरकार मांग ना सुने, सरकार आपकी बात को ना समझे, सरकार आपके मुद्दे को ना समझे, सरकार आपके ऊपर लाठियां चलाए, सरकार आपके ऊपर तानाशाही करे, सरकार आपके ऊपर अत्याचार करे, तो विपक्ष का दायित्व बन जाता है कि विपक्ष उस मुद्दे को समझकर उसकी आवाज बढ़े। इसीलिए शायद विपक्ष का प्रावधान किया गया कि सरकार के साथ विपक्ष भी सदन के अंदर बैठेगा और जो मुद्दे सरकार नहीं सुनना चाहती उन मुद्दों को सदन के अंदर उठाने का काम करेगा। और इसीलिए हमने अभी लोकसभा और राज्यसभा सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने वाला है, विधानसभाओं के भी अब शीतकालीन सत्र शुरू होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं सत्ता पक्ष के विधायक सांसदों से भी और विपक्ष के विधायक सांसदों और मंत्रियों से भी कि जो आप हमारी आवाज बनिए, आप जनता की आवाज बनिए, आप सदन में आप इसी उम्मीद के साथ भेजा गया है कि आप हमारी आवाज को वहां पर उठाओगे और उस आवाज को न केवल उठाने का काम करोगे, उस मुद्दे को लागू करवाने का, उस मुद्दे को हल करवाने का काम करोगे। इसी उम्मीद के साथ हमने वहां पर यह प्रदर्शन किया है कि सरकार विपक्ष सुने और संसद के अंदर इसका एक प्रावधान निकाले। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो हम तो एक बात कहते हैं, आज विरोध के नारे सुने होंगे आपने, सरकार मुर्दाबाद के नारे, अक्सर ये आम नारे होते हैं हमारे धरने प्रदर्शन के। लेकिन अगर सरकार ओपीएस लागू करती है तो निश्चित तौर पर हम सरकार जिंदाबाद के नारे भी जरूर लगाएंगे। एक चीज ये है, जैसे आप भी उम्मीद करते हैं विपक्ष से, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो विपक्ष भी उम्मीद करता है आपसे कि भाई आपके मुद्दे उठेंगे तो उनको वोट मिलेंगे। लेकिन 2024 के बाद जब ये लोकसभा चुनाव हो गया उसके बाद से विपक्ष की उम्मीदें भी जैसे आपकी टूट रही है ना, वैसे उनकी भी टूट रही है। महाराष्ट्र में और बिहार में और हरियाणा में कई जगह उन्होंने आपके मुद्दे उठाए, ओपीएस के अपने घोषणा पत्र में जोड़ा, लेकिन वो मुद्दे भी हार गए। मतलब कहने का मतलब चुनाव हारे तो आप एक तरह से उनके मुद्दे उनके पक्ष में नहीं रहे। ऐसे भी क्या लगता है आपको? अनिल जी, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा चुनाव में आप देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा चुनावी फैक्टर भी था और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इसके ऊपर ये मानता था कि एक बहुत बड़ा चुनावी फैक्टर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में जब चुनावी रैली की तो वहां पर इसके ऊपर 25 से 30 मिनट तक लगातार इसके ऊपर अपनी बात रखी थी, तो वो कहीं ना कहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब सरकार ने बात नहीं सुनी और हमने अपनी मुहिम चलाई कि हम अपने मुद्दे के लिए वोट देंगे, जो पार्टी हमारे मुद्दे का उठाने का काम करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार मिला है, वोट तो हमने देना है, ये तो हम वोट देंगे, अपने मुद्दे के लिए देंगे। और लेकिन चुनाव कभी एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता। किसानों का अलग मुद्दा होता है, महिलाओं का अलग मुद्दा है, मजदूरों का अलग मुद्दा है। और आजकल तो ये फ्री बीज वाले बहुत सारी ऐसी सरकार नीतियां लेकर आ रही है कि चुनाव के दौरान पता नहीं किस किस के खाते में क्या क्या डाला जा रहा है, वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हरियाणा में अगर पोस्टल बैलेट के आप आंकड़े देखोगे तो 90 विधानसभा सीटों में से 84 विधानसभा सीटों पर विपक्ष को लीड मिली है। तो ये कहीं ना कहीं उनको इस मुद्दे को उठाने का बेनिफिट तो मिला है और ये सरकार के भी जहन में है। और मैं एक बात कह दूं, हरियाणा के अंदर अगर ओपीएस का मुद्दा ना होता, कर्मचारी ओपीएस के लिए खड़ा ना होता, तो जो 46 सीटें लाकर सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं 66 पर भी जा सकती थी। उसका नुकसान सरकार को हुआ है और फायदा विपक्ष को हुआ है।